हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल सही होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे। तो हम आज फिर से आए हैं ये वीडियो लेके, और इस वीडियो के थ्रू आज हम एक उस टॉपिक का डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बैंकिंग एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों इस टॉपिक की बहुत चर्चा रही भारत में, और इस पर बहुत सारी बातें आई, डिस्कशन आई, और जो भी एग्ज़ाम्स अभी आएंगे, नेक्स्ट जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें इससे क्वेश्चंस जरूर रहेंगे। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करें और नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, हमारा टॉपिक इस वीडियो का, इस डिस्कशन का, बैंकिंग मर्जर। जो भी नेशनलाइज्ड बैंक के मर्जर हो रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि सरकारी बैंकों को मर्ज करके, जितने भी सरकारी बैंक थे उन सबको मर्ज करके कुछ बड़े और स्ट्रॉन्गर बैंक में बदला जा रहा है। इसके लिए सरकार की एक नीति है, जिसका स्टेजेस स्टार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसमें बहुत सारे बैंकों का मर्जर किया गया है। जो भी लेटेस्ट मर्जर हुआ है वो 1 अप्रैल 2020 से को किया गया है, जिसमें कि 10 नेशनलाइज्ड बैंकों को मर्ज करके 4 बैंकों में तब्दील किया गया है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज सारा डिस्कस है, इसी के बारे में ये वीडियो है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली हैं आप लोगों के लिए, जो कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत 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 ज़रूरी होने वाली हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले कि आखिर बैंकिंग मर्जर की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर क्यों इन सरकारी बैंकों को मर्ज करके, जोड़ के एक साथ किया जा रहा है। इसके पीछे सरकार की नीति क्या है, क्यों सरकार ऐसा करना चाह रही है, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, उसके एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होगा, देश को क्या फ़ायदा होगा और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्यों ज़रूरत पड़ा पहले इसके लिए। तो ज़रूरत इसलिए पड़ा कि इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न एनपीए है। एनपीए के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको बता दें कि बैंकिंग जो लोन करती है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं, जो बैंक लोन देती है, जो लोन चुकता नहीं होता, जो लोग बैंक जो पैसे वापस नहीं करते लोन लेके, उसको एक एनपीए कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। इसी को एनपीए बोलते हैं। तो ये बढ़ता रहता है जो आप करेंगे। तो पिछले कुछ सालों में एनपीए का लेवल बैंकों में बहुत बढ़ गया है। तो ये एनपीए लेवल बढ़ने से सर क्या होता है कि बैंक का पैसा ब्लॉक हो जाता है। जो पैसा लोन दिया मार्केट में वो पैसा वापस नहीं आता, तो बैंक इससे प्रॉफिट नहीं होती, तो बैंक को घाटा होता रहता है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही था। बहुत सारे बैंक जो कमज़ोर हो गए, जो छोटे बैंक्स थे, उनका वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनका एनपीए लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से वो घाटे में चले गए और बंद होने की कगार पे आ गए। तो सरकार ने सोचा कि इस बैंकों के साथ क्या किया जाए। तो इसका 2-3 रीज़न है। सबसे पहले उस पर लगाया गया, उसको बंद करना। एक सॉल्यूशन है कि उन बैंकों को बंद कर दिया जाए। तो सरकारी बैंक अगर बंद कर देंगे तो देश में एक अविश्वास फैल जाएगा। ये एक सॉल्यूशन नहीं है। लोगों का पैसा डूब जाएगा, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ वर्क कर रहे हैं उनकी नौकरियाँ चली जाएंगी। तो इसलिए बैंक ने, तो सरकार ने सोचा कि इन सारे बैंकों को, जो कि कमज़ोर बैंक हैं, इनको बड़े बैंकों में, जो मजबूत बैंक हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिनका कैपिटलाइजेशन बहुत हाई है, उसमें मर्ज कर दिया जाए। तो वो बड़े बैंक इन बैंकों को संभाल लेंगे और इनका उसी तरह से चलता रहेगा, इनका बिजनेस चलता रहेगा। तो यही एक बेसिक कारण था इस बैंकिंग मर्जर का। ठीक है, तो इसके पीछे एक हिस्ट्री में जाते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर कहाँ से स्टार्ट हुआ ये बैंकिंग मर्जर, इसको कौन कौन से स्टेप उठाए गए। तो सबसे पहले इसमें 3-4 डेट है, पॉइंट वाइज हम देखते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए और इसी पॉइंट वाइज पढ़िए, तो ये बैंक के एग्जाम में बहुत फ़ायदा करेगा, किसी भी एग्जाम में बहुत फ़ायदा करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया, ये किसके एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि आखिर बैंक तो काम करते हैं, हम सब जानते हैं कि बैंक, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है, पूरा बैंकिंग सिस्टम भारत में आरबीआई के अंडर काम करता है। तो फिर आरबीआई इसके बारे में डिसीजन क्यों नहीं ले रही, गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों ले रही है, उसको कहाँ से अधिकार मिला, इस बारे में यह भी एक अच्छा पॉइंट है और अच्छा क्वेश्चन इससे भी अराइज हो सकता है। तो आरबीआई एक्ट 1934 में एक सेक्शन 7 है। उस सेक्शन 7 सरकार को यह अधिकार देती है कि भारतीय जनता के हित में काम करने के लिए, जो भी हित में, वो कोई भी डिसीजन ले सकती है। आरबीआई गवर्नर के साथ बैठ के बात करके वो जनता के हित में कोई भी डिसीजन बैंकों के बारे में ले सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 7। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट कीजिए। उसके बाद 1998 में 1998 में एक कमेटी का फॉर्म किया गया, जिसका नाम था नरसिम्हम कमेटी। इस कमेटी का काम था
कि बैंकिंग का जो दशा है, उस समय जो दशा था उसके बारे में डिस्कस किया जाए, उसके बारे में देखा जाए और उसके बारे में उसके सुधार के लिए, उसके रीइंफॉर्मेशन के लिए सजेशंस दिए जाए कि उसको कैसे सुधारा जाए, बैंकिंग का जो दशा है उसको कैसे सुधारा जाए और कैसे अच्छा किया जाए। तो उस नरसिम्हा कमेटी ने पहली बार ये रिकमेंडेशन दिया कि जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, उन बैंकों को मर्ज करके कम बैंकों में किया जाए जिससे वो ज़्यादा स्ट्रांग और बड़े हों। फिर उसके बाद एक और कमेटी का फॉर्म किया गया जो कि जेपी नायक कमेटी 2014 में फॉर्म हुआ। इन्हीं दोनों कमेटी के रिकमेंडेशन से ये बैंकिंग मर्जर देश में किया गया है, ठीक है। तो जब इन दोनों बैंक का कमेटी आया और सरकार ने इस बात को आगे बढ़ाया कि ठीक है, नहीं, बैंकों का मर्जर किया जाए जिससे बैंक में सुधार आएंगे, ज़्यादा बैंकों की कोई ज़रूरत नहीं है देश में, तो उन बैंकों को कम करके स्ट्रांग और बड़े बैंकों में बदला जाए। तो उसका सबसे पहला जो पायलट फेज था वो स्टार्ट हुआ एसबीआई के मर्जर के साथ। एसबीआई का आपको याद होगा 2017 में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके 6 एसोसिएट्स बैंकों का मर्जर किया गया, ठीक है। ये पहला फर्स्ट स्टेज ऑफ मर्जर था। उसी साल बैंक ऑफ बड़ौदा में भी विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज किया गया। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ मर्जर था, ये पायलट प्लान था। इसमें देखा गया कि क्या ये मर्जर सही ढंग से हो पा रहे हैं, क्या जो हम तरीका है वो सही है कि नहीं। तो जब वो सक्सेसफुल रहा और बिल्कुल सही ढंग से ये दोनों बैंक्स काम करने लगे, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो सरकार ने अगला स्टेप लिया, सेकेंड स्टेज ऑफ मर्जिंग, जिसमें 30 अगस्त 2019 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यह अनाउंस किया कि जो 10 नेशनलाइज्ड बैंक है, अगले स्टेज में 10 नेशनलाइज्ड बैंकों को मर्ज करके 4 नेशनलाइज्ड बैंकों में बदला जाएगा, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत इसी अनाउंसमेंट के बाद 1 अप्रैल 2020 को हमारे 10 नेशनलाइज्ड बैंक मर्ज होकर 4 नेशनलाइज्ड में बदल गए और वो उस 4 बैंकों के अंतर्गत ही आगे काम करेंगे, ठीक है। तो वो ये लिस्ट जो आपको दिया गया है, इस लिस्ट को नोट करें। इसमें वो बैंक्स हैं जो कि मर्ज हुए और वो बैंक है जो कि जिसमें वो बैंक मर्ज हुए। इसमें दो पॉइंट हैं, देखिए। फर्स्ट है एंकर बैंक और दूसरा है मर्जिंग बैंक, ठीक है। तो एंकर बैंक वो बैंक होता है जिसमें किसी दूसरे बैंक को मर्ज किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है। तो ये जो एंकर बैंक है यही अस्तित्व में रहेंगे। इस मर्जिंग बैंक या एमिग्रेटिंग बैंक का सारा एसेट्स, सारे लोन्स, सारे अकाउंट, सिंपल भाषा में जो भी उनकी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें मर्ज हो जाएंगी। इनकी जितनी भी एसेट्स हैं वो सारे मर्ज होके अब एंकर बैंक के नाम से वो काम करेंगे, ठीक है। तो वो कौन कौन से बैंक थे वो लिस्ट आप एक लिस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट जो था वो पीएनबी था। इसमें मर्ज हुआ 2, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो मर्ज हुआ, इन दोनों 3 बैंक जो 2 मैच इसमें पीएनबी में मर्ज हुए, इस मर्जिंग के बाद आफ्टर एसबीआई पीएनबी सेकेंड लार्जेस्ट बैंक हो गया है इंडिया का इन द टर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये आप एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि पीएनबी बैंक आफ्टर एसबीआई सेकेंड लार्जेस्ट बैंक हो गया इंडिया का इन द टर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। जो दूसरा था वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में मर्ज हुआ सिंडिकेट बैंक का। जो तीसरा है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुआ आंध्रा बैंक प्लस कॉर्पोरेशन बैंक का। जो चौथा है वो है इंडियन बैंक, इसमें मर्ज हुआ इलाहाबाद बैंक का, ठीक है। तो ये 4 बैंक हो गए, जो ये टोटल 10 बैंक थे, इनको मिला के 4 बैंक रह गए। तो जो ये 4 बैंक है वो है पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, ठीक है। तो ये 4 बैंक ये मर्ज हो गए और पहले जो 2 बैंक हुए थे एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। इस तरह से इंडिया में अभी 6 मर्ज्ड बैंक हो गए हैं और प्लस जो अभी 6 और इंडिपेंडेंट बैंक बचे हुए हैं जिनका आगे मर्जर होना है वो बच गए। तो टोटल अभी इंडिया में नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या हो गई कुल 12, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि मर्ज्ड बैंक और इंडिपेंडेंट बैंक। तो अभी इंडिया में जो मर्ज्ड बैंक रह गए हैं वो है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। और जो इंडिपेंडेंट बैंक रह गए हैं जिनका आगे मर्जर होना है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो टोटल अभी जो नेशनलाइज्ड बैंक रह गए हैं वो हैं 12। तो ये पॉइंट अब याद कीजिए कि 12 नेशनलाइज्ड बैंक भारत में अभी रह गए हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बातें हो गई मर्जर की कि मर्जर में क्या क्या हुआ, कहाँ से हिस्ट्री था, कहाँ से स्टार्ट करें। तो फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं रिवीजन के लिए। सबसे पहला आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 7
जिसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार मिला हुआ है कि देश की जनता के फायदे के लिए या उसकी वृद्धि के लिए हम आरबीआई के गवर्नर के साथ बैठ के वो बैंकों के बारे में कोई भी डिसीजन ले सकती है। तो इसी सेक्शन 7 के अंतर्गत बैंकिंग मर्जर हुआ है। दूसरा पॉइंट है नरसिम्हम कमेटी 1998 और जेपी नायक कमेटी 2014। इन्हीं दोनों कमेटी के रिकमेंडेशन से ये बैंकिंग मर्जर किया गया है। ठीक है, बाकी जो मर्जर हुए और जितने भी एंकर बैंक दिए गए, ये लिस्ट है, आप इस लिस्ट को नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सब बातें हो गई बैंकिंग मर्जर में कौन कौन से बैंक रह गए, कौन कौन सा मर्ज हुआ। अब आते हैं कि ये मर्जर, इसके बारे में कि इसके बाद आखिर होगा क्या। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा देश को या जनता को, इससे फायदा क्या है इस मर्जर से। देखिए फायदा है, इस बैंक में मर्जर करने से फायदा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक मोहल्ला है जिसमें 2000 लोग रहते हैं, वहाँ पे 2 बैंक, कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का ब्रांच है। ठीक है, अब उन 2000 लोगों के लिए 2 बैंक, उसमें काम करते हैं कुल मिनिमम मान लीजिए 8 स्टाफ या 10 स्टाफ काम करते हैं। तो उन 2000 लोगों में से 1500 लोग ऐसे होते हैं जिनका दोनों बैंकों में खाता होता है। ठीक है, अब और हम बैंक खाता में क्या काम करते हैं कि उसमें पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं या फिर लोन करते हैं, ये सब काम है हमारी बैंकिंग के लिए। तो उन 2000 लोगों के लिए उन 2 बैंकों का काम क्या है, सेम काम है, हम वहाँ पैसा जमा करते हैं, वहाँ पैसा जमा करते हैं, तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर उन दोनों को मर्ज करके एक कर दिया जाएगा, मान लीजिए वो 2 ब्रांच की जगह पे उन 8 स्टाफ को एक जगह बैठा दिया जाएगा, तो उससे इफिशियंसी बढ़ेगी, वर्क इफिशियंसी बढ़ेगी, लोगों का काम जल्दी होगा और कॉस्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 जगह ब्रांच रहेंगे तो उनका खर्च ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, बिजली का खर्च हो गया उनका, और भी बहुत सारे खर्च हैं, ये सब खर्च मिला के उनका कॉस्ट कटिंग होगा। तो इन सब से बैंक का प्रॉफिटिविटी बढ़ेगा, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो बैंक भी प्रॉफिट में आएंगे, तो देश का इससे भला होगा, लोगों का भला होगा। ठीक है, उसके बाद इसको सरकार का एक और बात है, इसके लिए बहुत सारी बातें हैं कि वो चाहती है कि हमारे पास कम बैंक हो और स्ट्रॉन्गर बैंक हो जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करें। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बैंक रहेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर उनकी पहचान बनेगी। तो इस सब चीज़ों के लिए बैंकों का मर्जर किया गया। चलिए एक और बात आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, क्या ठीक है कि जो बैंक मर्ज हो गया, जो बैंक जिनमें मर्ज कर दिया, उन बैंकों का खातों का क्या हो, क्या वो बैंक बंद हो गए, क्या हमारे पैसे जो हैं उसमें वो निकल जाएंगे या वो नहीं निकल पाएंगे, या क्या करना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी बैंक मर्ज हुए हैं, जैसे मान लीजिए ओरिएंटल बैंक ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, उन सारे बैंकों के खाता यथावत रहेंगे, उनके अकाउंट नंबर सेम रहेंगे, आपका एटीएम उसी तरह से काम करता रहेगा, आपके पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। फर्क बस इतना हो जाएगा कि जो कि इन बैंकों का नाम है वो बदल के एंकर बैंक हो जाएगा, और मान लीजिए दो ब्रांच आसपास हैं, उनमें से कोई एक ब्रांच बंद कर दिया जाएगा और उस ब्रांच के सारे खाते एंकर बैंक के ब्रांच में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये सब बातें हो गई। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये सारा कुछ आप नोट डाउन कीजिए, इसको अच्छे से ध्यान दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था कि नहीं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं, सेशन समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे। देखिए कोरोना वायरस का संकट अभी टला नहीं है, सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब दम लगा के, मेहनत लगा के, जम के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स होंगे और सफलता इस साल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।